हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हमारी जीएसटी की सीरीज चल रही है, तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हम सीखेंगे कुछ और जीएसटी के बारे में। सो व्हाट इज जीएसटी, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन में बोलेंगे जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है? जैसे मैंने आपको बोला था कि जेएनके के लिए बेनिफिट है, क्योंकि हमारी जो जेएनके है ये कंज्यूमर स्टेट है। यहाँ पर मैन्युफैक्चर कम होता है, कंजप्शन ज्यादा होता है। तो हम जो करते हैं काम, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, बाहर की स्टेट से हम गुड्स एंड गुड्स लाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम कंज्यूम करते हैं। तो इसको सीखने के लिए पहले हम जो पुराना सिस्टम हमारा था वैट और सीएसटी का, पहले उसको जानते हैं, उसमें क्या हुआ करता था, ठीक है ना, प्रायर टू जीएसटी। ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या होता था, वैट और सीएसटी। ठीक है, तो वैट तो होता था इंट्रास्टेट। अगर इंट्रास्टेट गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई हो रही है विद इन स्टेट, जैसे जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू, तो उसका रेवेन्यू ऑब्वियसली किसको जाता, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है ना। एंड ये जो सीएसटी है ये होता था इंटरस्टेट। अच्छा, इंटरस्टेट में क्या होता था, एक स्टेट से हम माल सप्लाई करते थे दूसरी स्टेट में। जैसे हमारा कश्मीर है, तो हम परचेज करते थे पंजाब से, ठीक है, या दिल्ली से या हरियाणा से, ठीक है ना। तो यहां से यहां पर सप्लाई होती थी गुड्स, ठीक है। तो जो रेवेन्यू आता था वो रेवेन्यू जाता था मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को। जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे तो उसको ये रेवेन्यू जाता था, ठीक है ना। तो ये जो है इंटरस्टेट, ये भी जाता है स्टेट को ही, स्टेट गवर्नमेंट को ही इसका रेवेन्यू जाता है। बट किस स्टेट को जाता है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता था, ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि हम क्या करते थे, कंजप्शन करते थे। तो हमारा जो जेएनके का जो टैक्स रेवेन्यू है वो इसमें लो रहता था, ठीक है ना। लेकिन जब से जीएसटी आया है, क्योंकि जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यहां पर क्या है, जो स्टेट कंज्यूमिंग है, जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करेगी, तो उसका रेवेन्यू भी उसी स्टेट को ही जाएगा। तो हुआ ना जेएनके के लिए बेनिफिशियल, क्योंकि जेएनके तो कंज्यूमिंग स्टेट है। हम मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप ज्यादा है नहीं, हम क्या करते हैं काम, हम कंज्यूम ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जीएसटी के आने से हमारे स्टेट, हमारे यूटी में फायदा हुआ है, क्योंकि इसका जितना भी हम कंज्यूम करेंगे इधर, उसका रेवेन्यू हमारे ही स्टेट को जाएगा, वो हमारे ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे दोबारा से काम आएगा, ठीक है ना। जो हमारे पास था डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, कुछ स्टेट्स इस पे राजी नहीं हो रहे थे, एग्री नहीं हो रहे थे। जैसे हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, केरला, ठीक है ना, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है ना। ये इस चीज से खुश नहीं थे, क्योंकि ये इन्हें क्या लगा कि जो हमें पहले रेवेन्यू आता था एट और सीएसटी के टाइम, जो हमें रेवेन्यू आता था वो अब रेवेन्यू हमें नहीं मिलेगा। लेकिन एट लास्ट उनको मानना ही पड़ा, ठीक है। ये सही भी है, जो स्टेट कंज्यूम करेगा, जो स्टेट पैसा खर्च करेगा, उसका रेवेन्यू भी उसी को जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जीएसटी ने हमें ये फायदा दिया कि जो स्टेट कंज्यूमिंग है, जो स्टेट कंज्यूम करती है, तो उसका रेवेन्यू भी उसी को जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है जीएसटी का, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जिस स्टेट ने गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम किया, तो रेवेन्यू भी उसी स्टेट को जाएगी, ठीक है ना। जैसे जीएसटी में हमारा होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी कहां पर लगता है, इंटर स्टेट में, इंटर स्टेट। इंटरस्टेट मीन्स अगर हम गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करते हैं, कश्मीर में सप्लाई करते हैं, कहां से, दिल्ली से हम सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। दिल्ली में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, यहां पर कश्मीर में आ रहे हैं, तो हमारी स्टेट क्या बन गई, कंज्यूमिंग स्टेट, कंज्यूमिंग स्टेट। तो इट मीन्स रेवेन्यू किसका, जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो कहां पर जाएगा, वो हमारी स्टेट को जाएगा, जेएनके को जीएसटी का रेवेन्यू जाएगा। तो तभी मैंने बोला था कि जेएनके के लिए जीएसटी बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हमें टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा आता है कंपेयर टू प्रायर जो वैट और सीएसटी में था, क्योंकि वहां पर तो रेवेन्यू जाता था उस स्टेट को जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट था, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और हमारे पास है जीएसटी इज वॉलंटरी कंप्लायंस। वॉलंटरी कंप्लायंस क्या होता है, जो असेसमेंट होगी वो सेल्फ असेसमेंट होगी। जैसे इनकम टैक्स में होती है, आपको अपनी इनकम की खुद असेसमेंट करनी पड़ती है और उसके बाद आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो जीएसटी में भी आप खुद असेसमेंट करोगे, कैलकुलेशन आप खुद करोगे, उसके बाद आप टैक्स भरोगे। तो इसका मतलब कि आपको चेक नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट आपको चेक करेगी, आपके इनकम सोर्स को चेक करेगी बाद में, लेकिन पहले आपको असेसमेंट खुद ही करना है। तो ये हमें बोलता है सेकंड पॉइंट, इट्स वॉलंटरी कंप्लायंस, सेल्फ असेसमेंट।
चलिए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा जीएसटी। जैसे आप देखते हो, आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो जीएसटी के लिए तो इलेक्ट्रॉनिकली करते हो, वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करते हो। जब आप रिटर्न भरते हो तो वो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली भरते हो, ठीक है ना, वेबसाइट से भरते हो। तो इसीलिए इसको बोला गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का होगा, ठीक है। और इट इज ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो दोनों पे लगेगा। ये गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है जीएसटी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, जीएसटी इज वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स। वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, हम एक एग्जांपल से सीखते हैं, ठीक है। हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर किसको गुड्स बेचता है, होलसेलर को। होलसेल से कहाँ जाते हैं गुड्स, रिटेलर। और रिटेलर से कहाँ पर पहुंचते हैं, कंज्यूमर, हम लोगों के पास गुड्स पहुंचते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेट टैक्स तो हम ही पे करते हैं, कंज्यूमर ही पे करता है, ठीक है ना। तो देखिए वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स क्या होता है। मान लो होलसेल ने मैन्युफैक्चर किए गुड्स, ठीक है ना, तो अपने ही गुड्स, रॉ मटेरियल उसके पास अपना था, उसे कुछ परचेज करना नहीं पड़ा, ठीक है ना, सब उसके पास अपना था। और उसने जो 100 रुपए के गुड्स थे, उसने उस पर क्या लगाया, 18% जीएसटी लगाया। अब वैल्यू कितना बना उसका, 118। उसके बाद इसे किसको दिया, होलसेलर को दिया, 118 में ये गुड्स दिए, ठीक है ना। तो होलसेल ऑब्वियसली वो प्रॉफिट भी बेचेगा, उसने 2 रुपीज ऐड किए और 120 में इसने अपनी एमआरपी, अपना प्रॉफिट जोड़ के रखा। और उसने भी इसमें क्या किया है, जीएसटी 18% ऐड किया। वो कितना बनता है, 21.6। तो टोटल वैल्यू कितना बनता है, 141.6। तो होलसेलर किसको देगा गुड्स, रिटेलर को। रिटेलर क्या करेगा, परचेज। तो रिटेलर परचेज किया 141.6। रिटेलर जानता है कि उसने टैक्स कितना पे किया है, 21.6, ठीक है ना। तो रिटेलर उसको बेचेगा कितने में, 150 में बेचेगा, ठीक है ना। और जीएसटी इसमें ऐड करेगा 18%, वो होता है 27 रुपीज, ठीक है ना। तो टोटल इसकी एमआरपी कितनी बनेगी, 177 रुपीज। तो ये सब किसको पे करना है, कंज्यूमर को ही पे करना है। अब मैंने बोला था आपको कि जो मैन्युफैक्चर है, जो सप्लाई, जो मैन्युफैक्चर करते हैं या बिजनेस जो करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, जीएसटी इन्हें पे नहीं करना होता है। जीएसटी अल्टीमेटली उसको पे करना होता है, कंज्यूमर को पे करना होता है। तो ये कैसे, हम वो भी यहां पर सीखेंगे, ठीक है। तो जो ये मैन्युफैक्चरर है, ये गवर्नमेंट कितना लेगी इसे, गवर्नमेंट इससे लेगी 18 रुपीज, ठीक है ना। अब बोलोगे सर इसकी जेब से गया 18 रुपए, नहीं, क्योंकि इसने तो रिकवर किया था किससे, होलसेलर से। होलसेलर को इसने कितने में बेची थी गुड्स, 118 में। तो ये 18 इसका नहीं है, ये तो इसके लिए लायबिलिटी होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास जाएगा पैसा। तो इस वाले ये जो 18 है, इसको बोला जाता है क्या, आउटपुट टैक्स, ठीक है ना। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसकी जेब से पैसा नहीं गया, ये किसकी जेब से पैसा गया, होलसेलर की जेब से पैसा गया। होलसेलर भी अपने बर्डन को शिफ्ट करेगा। हमने बोला था कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो बर्डन शिफ्ट होता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होता है। अंटिल ये कहां पर पहुंचता है, कहां पर, एट लास्ट ये कहां पर पहुंचता है, कंज्यूमर के पास। तो इसका बर्डन कहां पर जाता है, लास्ट में कंज्यूमर को ही पे करना होता है। तो दोबारा से आते हैं, देखिए होलसेलर के पास 118 में गुड्स आए और प्रॉफिट उसने 2 रुपए का ऐड किया और 120 उसने गुड का प्राइस रखा और उसने 18% इसमें जीएसटी लगाया और दिया किसको, रिटेलर को। रिटेलर के पास कितने में माल आया, 141.6। और रिटेलर जानता है कि उसने कितना टैक्स पे किया है, 21.6। तो रिटेलर भी अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करेगा, 150 में गुड्स को बेचना है और प्लस जीएसटी लगा के। रिटेलर ने जीएसटी कितना लगाया, 18%, हो गया 177 इसकी एमआरपी बनी, जो अल्टीमेट एट लास्ट कौन पे करता है, कंज्यूमर करता है। अब देखिए कौन सी पार्टी गवर्नमेंट को कितना पे करती है। मैन्युफैक्चरर कितना पे करता है गवर्नमेंट को, 18 रुपीज। ये देखिए 18 रुपीज इसने पे किया, बिकॉज इट इज आउटपुट टैक्स। तो ये लायबिलिटी है, तो गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन ये इसकी जेब से पैसा नहीं जाता है, किसकी जेब से पैसा जाता है, होलसेलर की जेब से पैसा जाता है, ठीक है ना। तो होलसेलर के लिए ये क्या है, इनपुट। ये 18 रुपीज क्या है, होलसेलर के लिए इनपुट। तो होलसेलर क्या करेगा, आउटपुट में से इनपुट माइनस करेगा, ठीक है। आउटपुट में से इनपुट माइनस करेगा, क्योंकि होलसेलर जो है ये बर्डन शिफ्ट कर रहा है किसकी तरफ, रिटेलर की तरफ। होलसेलर 21.6 ले रहा है किससे, रिटेलर से टैक्स, ठीक है ना। और वो जो ले रहा है ये इसके लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में से ये एसेट होता है। इनपुट क्या होता है, आउटपुट होती है लायबिलिटी और इनपुट क्या होता है, एसेट। तो लायबिलिटी में से एसेट को माइनस करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब गवर्नमेंट इसको भी पे करना है। तो ये कितना गवर्नमेंट को पे कर रहा है, 3.60, क्योंकि इसने जो आउटपुट है, जो इसने पे किया था, वो इसके लिए इनपुट है,
ठीक है ना, और जो इसने इससे रिसीव किया था वो इसके लिए आउटपुट है, ठीक है ना। तो 21.6 इसने इससे रिसीव किया था, उसमें से माइनस किया ऐसे 18, तो ये गवर्नमेंट को बोलेगा मैंने ऑलरेडी जीएसटी पे किया 18 रुपीज, तो पे किया, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ा हुआ है 3.60। अब बोलो क्या ये 3.60 इसकी जेब से जा रहा है? नहीं जा रहा है, वो तो इसकी जेब से जा रहा है। किसकी जेब से? रिटेलर की जेब से। तो इसका बर्डन भी अब शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, इसने भी कोई टैक्स अपनी जेब से पे नहीं किया। अब आते हैं रिटेलर के पास, तो रिटेलर ने कितना टैक्स जोड़ा है? 27 रुपीज जोड़ा है। तो ये इसके लिए क्या है? ये आउटपुट है, क्योंकि ये टैक्स इससे ले रहा है, किससे? कंज्यूमर से ले रहा है, कितना? 27 रुपीज। तो आउटपुट इसके लिए भी क्या है? लायबिलिटी, जो इसको पे करना है। लेकिन पहले ये सेट ऑफ करेगा, ठीक है ना। कहां से सेट ऑफ करेगा? इनपुट से। रिटेलर ने कितना पे किया है टैक्स? 21.6। तो आउटपुट में से माइनस करेगा इनपुट, 27 रुपीज में से माइनस करेगा 21.60, तो वो कितना बनता है इस पे बर्डन? 5.40, जो ये पे करेगा गवर्नमेंट को। अब इन तीनों की जेब से कोई पैसा नहीं गया, ठीक है ना। तो ये सारा अल्टीमेट पैसा किसकी जेब से गया? कंज्यूमर की जेब से पैसा गया। अच्छा, कितना गया गवर्नमेंट के पास? कितना पहुंचा गवर्नमेंट के पास? पहुंचा टोटल 18 प्लस 3.60 प्लस 5.40, ये देखिए 18.3.60 प्लस 5.40। तो इसी को बोला जाता है वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स। इसने अपना वैल्यू कितना ऐड किया? 18। इसने अपना वैल्यू कितना ऐड किया? 3.6। इसने कितना अपना वैल्यू ऐड किया? 5.4। कंज्यूमर को क्या करना है? वैल्यू ऐड, वो तो पे कर रहा है, ठीक है। कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर के लिए कुछ नहीं है, उसको तो पे कर रहा है। अल्टीमेट टैक्स तो यही करेगा, पे, ठीक है। तो इसने अपना बर्डन शिफ्ट इस पे किया, इसने अपना बर्डन शिफ्ट रिटेलर पे किया, और रिटेलर ने किस पे शिफ्ट किया बर्डन? अपना सारा कंज्यूमर पे। एट लास्ट किसकी जेब से पैसा गया? कंज्यूमर की जेब से पैसा गया। तो आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया। आउटपुट क्या होती है? लायबिलिटी, क्योंकि आउटपुट इनपुट क्या होता है? एसेट। तो आउटपुट में से इनपुट माइनस होता है, और जो बाकी बचता है वो गवर्नमेंट की तरफ पे करना होता है, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है सेट ऑफ भी, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसे? सेट ऑफ भी बोला जाता है। तो यही होता है हमारे पास वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स। अब हमारे पास 6th पॉइंट है, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है जीएसटी में, या कास्केडिंग भी होता है, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है ना। चलिए इसे समझते हैं पहले, टैक्स ऑन टैक्स होता क्या है। हम आते हैं दोबारा से पुराने सिस्टम पे, जो जीएसटी से पहले हमारे पास क्या था? वैट और एक्साइज होता था, ठीक है। मान लो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, इसको गुड्स बेचनी है, 100 रुपए की गुड्स बेचनी है, ठीक है ना। तो जब ये मैन्युफैक्चर करेगा तो उस पर लगाएगा ये टैक्स 20%, ठीक है। तो वो कितना हो गया? 20 रुपीज। तो टोटल अब कितनी होगी? 120। अभी इसे मैन्युफैक्चर किया, अभी इसे सेल नहीं की, ठीक है ना। उसके बाद ये सेल करेगा, उस पे लगाना पड़ेगा इसको कितना टैक्स, के बाद इसको 10% और टैक्स लगाना पड़ेगा। लेकिन 10% किस वाले अमाउंट पर? इस पे लगाना पड़ेगा। तो वो कितना हो गया? 12। तो टोटल कितना हो गया? 132। अब देखिए इस पे तो टैक्स ऑलरेडी से लगा हुआ है 20%, और इसी पे दोबारा से टैक्स लगा, तो इसी को बोला जाता है टैक्स ऑन टैक्स। टोटल टैक्स कितना हुआ? 30। अगर 100 पे लगाए हम 30% टैक्स, वो कितना बनता है? 130 रुपीज। लेकिन यहाँ पर 2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों जा रहे हैं? तो ये किसकी वजह से जा रहे हैं? टैक्स ऑन टैक्स की वजह से। तो जीएसटी में ये सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। जीएसटी में ऐसा नहीं है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। वहां पर एक ही टैक्स लगेगा, 18% या 28% या 5%। 100 में क्या होगा कम? अगर 12% लगना है तो सीधा लगेगा इसमें कितना? 12 रुपीज, और 112 में गुड्स बिकेंगे, ठीक है ना। सिस्टम है, इसमें टैक्स ऑन टैक्स नहीं। चलिए अब हमारे पास 7th पॉइंट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं जीएसटीएन, ठीक है ना। ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है ये। तो इसकी गवर्नमेंट की भी इसमें इक्विटी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की इक्विटी की मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट का भी इसमें शेयर है, और प्राइवेट लोगों का भी इसमें शेयर है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम है आईटी। जीएसटी में जो आईटी होता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जीएसटी की वेबसाइट, ठीक है, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जहां पर आप रिटर्न भरते हो। अच्छा, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी, जीएसटी की टेक्नोलॉजी का काम है, ये इसको दिया गया है, ठीक है ना। जीएसटी का वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, कंप्यूटेशन, जो सेटलमेंट होते हैं, सब कहां पर होता है? इसी कंपनी के जरिए होता है, ठीक है ना। ये प्राइवेट कंपनी है, इसको इस कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है ना।
तो ये कंपनी एक्चुअली प्राइवेट है, लेकिन कुछ कंपनीज को प्रॉब्लम थी इस कंपनी से, ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी से वो चाहते थे कि ये प्राइवेट हाथों में नहीं जानी चाहिए, ये गवर्नमेंट एंटिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए। क्यों ऐसा चाहते थे? वो बोलते थे कि हमारी इंफॉर्मेशन ऐसे लीक होती है, हमने कितने परचेज, हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो जो इंटरनल जो हम चाहते हैं कि किसी को पता ना चले, तो इनके जरिए वो लीक हो सकती है, वो इनके जरिए वो किसी और के पास भी पहुंच सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये इनके हाथों में रही। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कम अपनी इक्विटी इसमें बढ़ा दी। तो गवर्नमेंट ने बोला इस कंपनी पे कंट्रोल पूरा हमारा है, ठीक है ना। तो अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है जीएसटीएन के फंक्शंस क्या है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके फंक्शन क्या है। तो इसके फंक्शन एक्चुअली वही है जो आप जीएसटी की वेबसाइट पे जाके जो आप काम कर सकते हो वो जीएसटी के फंक्शंस है, ठीक है ना। क्या क्या है इसके फंक्शंस होते हैं? रजिस्ट्रेशन करना, जो आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करते हो, रिटर्न सबमिट करते हो, वो कहां पर करते हो? जीएसटी की वेबसाइट पे। वो सारा काम कौन संभालता है? ये जीएसटी जो कंपनी है यही संभालती है। मैंने आपको पहले कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर का काम जो है जीएसटी का कौन संभालती है? ये कंपनी संभालती है, गवर्नमेंट ने इसी को दिया है ये कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये क्या होता है कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी? आइए यहां से सीखते हैं सेटलमेंट फंक्शन कैसी होती है। जैसे आप जानते हैं जो सीजीएसटी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका रेवेन्यू किसको जाता है? सारा जाता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड एसजीएसटी जो है ये जाता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, इसका रेवेन्यू। और यूटीजीएसटी जो है ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है यूटीज में, ठीक है ना। एंड आईजीएसटी जो है, जो मैंने कहा था आपको इंटर स्टेट जो टैक्स लगता है, ठीक है ना, तो उसका पहले रेवेन्यू किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देन सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देती है? वो कंजप्शन स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, जो कंज्यूमिंग स्टेट होगी उसको इसका पैसा देती है। अब आपको क्वेश्चन होगा सर डायरेक्ट ये रेवेन्यू इनके पास क्यों नहीं जा सकता? तो एक स्टेट और दूसरी स्टेट आपस में कैसे सेटलमेंट करे, ठीक है ना। एक स्टेट का सप्लायर और दूसरी स्टेट का कंज्यूमर, तो दो गवर्नमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो वो सेटलमेंट कर नहीं पाते हैं, तो बीच में जो मीडियम बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों स्टेट क्या करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो करते हैं सेटलमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट में किसको देती है रेवेन्यू? कंजप्शन स्टेट गवर्नमेंट को। और जो लास्ट वाला हमने पढ़ा था जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये सेटलमेंट जो है, सेटलमेंट का काम पैसा लेगी कौन? रेवेन्यू को लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद किसको देगी? वो कंजप्शन स्टेट को, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन, ये सेटलमेंट का काम किसको दिया गया है? इसी को जीएसटीएन को दिया गया है, ठीक है ना। तो वो खुद करेगी, उसके पास सारा डेटा होता है, तो वो खुद ही कंप्यूटेशन करेगी, खुद ही सेटलमेंट करेगी, ठीक है। और जीएसटी जो कंपनसेशन सेस होता है, जो स्टेट्स को लॉस होगा जीएसटी के आने की वजह से, तो वो कंपनसेशन कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो उसका रेवेन्यू किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके जरिए, इस कंपनी के जरिए क्या करेगी? कैलकुलेशन और सेटलमेंट करेगी, और उन स्टेट्स को पैसा देगी जिन स्टेट्स को लॉस हुआ है। तो ये हमारी थी 7th फंक्शन। अब चलिए कुछ और फंक्शन हमारे पास है जीएसटी इन कंपनी के। मैं क्यों इस पे फोकस कर रहा हूं? अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना, बीकॉम लेवल पर या बीबीए में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट्स विथ बैंक नेटवर्क। तो आप जानते हैं तो बैंक से हमारी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उनको मैच करना, ट्रांजैक्शंस पे वॉच करना, ठीक है, ये कौन करता है? जीएसटीएन करता है। प्रोवाइडिंग एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग एनालिसिस टू टैक्स पेयर्स एंड प्रोफाइल, टैक्स पेयर्स का प्रोफाइल बनाना, उनको एनालिसिस करना, ये भी इसी कंपनी का काम है। अच्छा, ग्रेडिंग सिस्टम, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम अभी शायद स्टार्ट हुआ नहीं है। आपको पता है टैक्स पेयर्स जो है उनको एक ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है ना। जो अपने कंप्लायंसेस पूरे करते हैं, जो टाइम पे रिटर्न भरते हैं, जो टैक्स भरते हैं, जो चोरी नहीं करते, जो लापरवाही नहीं करते टैक्स भरने में, तो उनको ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे A+ अच्छा ग्रेड रहेगा, उसे लो B A रहेगा, फिर B+, फिर B। अच्छा, इसका क्या फायदा है? तो जिसका अच्छा ग्रेडिंग सिस्टम होगा तो लोग जाके उसका जीएसटी नंबर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर ये ठीक है, इसका ग्रेड अच्छा है, तो उसी के साथ वो ट्रेड करेंगे, ठीक है ना, उसी से बाय करेंगे, उसी से परचेज करेंगे, उसी को सेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको उसमें फायदा है, ठीक है। क्या फायदा है? यहां पर हमने लिखा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अगर एक पार्टी क्या करती है? सेल, और अपना वो रिकॉर्ड देते नहीं, आगे देते नहीं है, वो आगे टैक्स पे नहीं करती है, तो दूसरी पार्टी को क्या करना है? परचेज। तो हमने कहा जो सेल करेगी वो टैक्स पे करेगी ना, उस टैक्स कलेक्ट करेगी किससे? जिससे परचेज किया। जैसे होलसेलर ने अभी सेल किया, तो होलसेलर को क्या होगा? आउटपुट टैक्स। वो आउटपुट टैक्स किसको देना है? उसको गवर्नमेंट को पे करना है। तो और जो रिटेलर है उसके पास क्या आ जाएगा? वो इनपुट टैक्स। और फिर रिटेलर आगे से क्या करेगा? वो आगे से कस्टमर को देगा, और वो क्या करेगा? आउटपुट टैक्स। तो रिटेलर सेटलमेंट कब करेगा? वो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करेगा। लेकिन अगर इसने होलसेलर मैन्युफैक्चरर ने इंफॉर्मेशन दी ही नहीं आगे,
उसने बोला ही नहीं मैंने सेल किया, तो उस रिटेलर की परचेज कैसे मैच हो पाएगी उसके साथ। तो इसीलिए अगर ग्रेड अच्छा होगा तो उसको कस्टमर ज्यादा बनेंगे, तो वहां से सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो मैचिंग वाला भी होता है कि सेल, अगर एक बंदे ने सेल किया तो दूसरे ने परचेज किया होगा, तो वो भी पकड़ा जाएगा। वैसे भी देखा जाएगा कि अगर किसी ने सेल किया, उसे छुपाई अपनी सेल, तो परचेज वाले को तो पता है, परचेज वाले को देखा जाएगा कि उसने परचेज किया है, जिससे परचेज किया उसको पकड़ा जाएगा, उससे टैक्स लिया जाएगा। तो एट लास्ट ये बोलूंगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है कौन सा, जीएसटीएन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये इसके फंक्शन से। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं। तो आपको कैसा मेरा वीडियो लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई सजेशन देनी है, कुछ पूछना है, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं और मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।